नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत करने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कानपुर और कन्नौज वाला इत्र व्यापारी जिसके यहां से 250 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति बरामद हुई है, अड़ोस पड़ोस में पता चला है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो बहुत लो ग्रेड का था। मतलब वो 2-2.5 हजार रुपये कीमत के एक साधारण स्कूटर से चलता था। उसका घर भी कोई बहुत आलीशान और स्टैंडर्ड नहीं था। बाजार की सामानों की खरीदारी, जो दिनचर्या की खरीदारी थी, वो भी बहुत निम्न स्तर की थी। बावजूद उसके यहां से जो सैकड़ों करोड़ रुपया की बरामदगी हुई है, वो कई बातों पर ध्यान आकर्षित करने पर मजबूर कर रही है कि क्या वो एक पार्किंग स्लॉट था, पार्किंग स्पेस था, जहां कुछ लोगों ने अपना पैसा पार्क कर रखा था चुनाव में इस्तेमाल के लिए, और क्या ये कोई बैकफायर है या वाकई कमीशन के कमजोरी के वजह से ये दिया गया टिप है और राजनीतिकों का बड़ा पैसा आयकर विभाग के द्वारा जमा करा लिया गया है। इस बात को मैं इस वजह से जोर दे के कह रहा हूं क्योंकि पैसे की गर्मी को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम, बल्कि नामुमकिन काम है। अगर उस व्यापारी के पास 250 करोड़ रुपया से ज्यादा की संपत्ति है, फिर भी वो एक साधारण स्कूटर और साधारण गाड़ी में ही चलता है, तो फिर वो बहुत ही गंभीर, शातिर और बड़ा ही सुलझा हुआ आदमी है। लेकिन आमतौर पर ऐसा इंसान बड़ा मुश्किल से मिलता है। नामुमकिन तो इस देश में कुछ भी नहीं है। मुमकिन है कि ये पैसा उसी का हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो पार्किंग प्लेस हो और किसी और का पैसा पार्क किया गया हो। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत के और राज्यों के चुनाव से ज्यादा प्रभावशाली चुनाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। ये सर्वविदित है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। तभी 1952 से लेकर के 2021 तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आए। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी रहने वाले बेशक गुजरात के हों, वो गुजरात में लगातार 3 टर्म तक मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब उन्हें प्रधानमंत्री का सपना आया तो वो उत्तर प्रदेश के बनारस से ही चुनाव जीत गया है। मतलब संसद में जो उनकी पहचान है वो बनारस के सांसद ग्रुप में है। निवास बेशक उनका, जन्मस्थान बेशक उनका गुजरात में हो, हालांकि निवास तो अब लोक कल्याण मार्ग पर है और वही अब पक्का है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हर राजनीतिक दल अपनी सब कुछ लगा देना चाहता है, सब कुछ निछावर कर देना चाहता है, और सब कुछ में जो सबसे पहला कुछ है वो है पैसा। क्योंकि अब चुनाव पैसे के बल पर ही लड़ा जाता है और पैसे के बल पर ही जीता जाता है। ये सर्वविदित है। चुनाव प्रचार से लेकर के चुनाव आयोजन तक और मतदान तक लोगों को खींचने के लिए, अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, अपना बात बताने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए, इन सब कामों में सिर्फ पैसा पैसा और पैसा लगता है। तो उत्तर प्रदेश का हर राजनीतिक दल, चाहे वो अभी वर्तमान सरकार वाला भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष के दावेदार के रूप में समाजवादी पार्टी हो, या अपने मांदे में या कहे कि महल में चुपचाप बैठी मायावती हो, या अपनी सक्रियता से, बल्कि मैं कहूंगा कि ओवर सक्रियता से अपना प्रभाव करीब करीब जमाने में सफल हो चुकी प्रियंका गांधी हो, सब लोगों के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने अपने मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है। बात सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भाजपा चुनाव हार जाती है तो नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं चाहेगी कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव हारे। अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो उसके लिए विपक्ष के चेहरा बनना आसान हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी अपने आप को विपक्ष का चेहरा बनाने के लिए मोदी के मुकाबले में खुद को प्रस्तुत कर चुकी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व ने अपने आप को सामने लाके प्रस्तुत कर दिया है। अब अगर अखिलेश यादव पिछड़ जाते हैं तो फिर उनका पत्ता साफ हो जाएगा और ममता बनर्जी का सिक्का जम जाएगा। अगर कांग्रेस अपना प्रभाव थोड़ा बहुत जमा लेती है तो, हाँ मिश्रा जी नमस्कार, अगर प्रभाव जमा लेती है तो उनका जो उनके भाई के साथ अपनी राइवलरी चल रही है, जो उनके भाई के साथ अपना वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उसमें प्रियंका गांधी को बढ़त हासिल होगा। प्रियंका गांधी ये बताने में सफल होंगी कि मैं अब इस बागडोर को संभालने की उपयुक्त दावेदार हूं। मैं उत्तर प्रदेश में आई और अपने पार्टी का कायाकल्प कर दी। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित और बहुचर्चित सीट अमेठी, जो कि अपना पक्का सीट माना जाता था, मेरे भाई मतलब राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, वो अपना सीट भी बचा नहीं पाए, तो वो फिर पार्टी पर किस अधिकार से अपना दावा पेश करेंगे। इसलिए कांग्रेस पर सर्व स्वीकृति मेरे नाम की होनी चाहिए। उनकी अपनी वर्चस्व, अपनी सर्वाइवल की लड़ाई है, वो अपना सर्वाइवल सशक्त करने की दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं अगर उनको कुछ सीट मिल गई तो। इसीलिए वो पैसा किसी का भी हो सकता है वो पैसा उज्जैन का हो, वो कंबल ओढ़ करके घी पीने की आदत से मजबूर हो और अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ ना करता हो और बिल्कुल घाघ बनिए की तरह से हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी राजनीतिक दल का पार्किंग प्लेस के रूप में इस्तेमाल हो रहा हो, चुनाव में खर्च होने के लिए रखा गया हो और कोई बैकफायर से या कोई कमीशन के लालच में टिप से या किसी और लालच प्रभाव के वजह से टिप से, या हो सकता है पार्किंग का फीस उचित न मिलने के वजह से पार्किंग वाले ने ही टिप दे दी हो। आजकल राजनीति में कुछ भी संभव है। ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं या कहना चाह रहा हूं या कहने पर मजबूर हुआ हूं या कह रहा हूं या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसका वजह है जैन के पास पहली छापेमारी की पहली सूचना जब हम सबों को समाचार चैनलों के माध्यम से मिली तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके बाकी के सारा नेतागण इसका घोर विरोध करने लगे और बोले कि ये छापेमारी बदले की कार्रवाई है और ये राजनीतिक दल के लोग अपना राजनीतिक सुख साबित करने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सरकार का नाजायजपन है। जब धीरे धीरे पता चला कि ये तो ये वही इत्र व्यापारी है जिसने समाजवादी इत्र बनाया था अखिलेश का फोटो डाल करके, तब अखिलेश यादव ने कहा कि यार ये तो मामला उल्टा पड़ रहा है, मैं उसका पक्ष ले रहा हूं और ये मामला बिल्कुल हमारे पक्ष में ना चला जाए। तो अब वो उस इत्र व्यापारी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने पर तुले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो भाजपा का है। देश दुनिया में अपना हंसी का पात्र बना चुके हैं कुछ राजनीतिक दल, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। वो ये कह रहे हैं कि सरकार को उचित चंदा ना देने की वजह से सरकार ने बदले की कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। कांग्रेस के कुछ जन ये कह रहे हैं कि ये टाइमिंग गलत है, चुनाव के टाइम में इस तरह की छापेमारी संदिग्ध है। मैं सारे बात का लोबोलवाब में एक बात कहना चाहता हूं कि सब सही है। आप कह रहे हैं कि चंदा न दिया इस वजह से छापेमारी होला, ये भी सही है। आप कह रहे हैं कि ये जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल है, ये भी सही है। आप कह रहे हैं कि ये टाइमिंग गलत है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए छापेमारी हुए, ये भी सही है। सब सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो सही है ना कि 250 करोड़ 300 करोड़ रुपया से भी ऊपर की नगदी उसके यहां बरामद हुई है।
विदेशी मोहर लगे हुए सोने के मोहरे उसके यहाँ बरामद हुए हैं, सोने के सिक्के और ईंट और सोने के बिस्किट वहां से बरामद हुए हैं, जिस पर विदेशी बैंकों का मोहर लगा हुआ है। मतलब वो सोना विदेश से स्मगल करके मंगाया गया है। वो न सिर्फ टैक्स चोरी का मामला बनता है, बल्कि विदेश में स्मगलिंग का मामला बनता है और फेमा का भी मामला बनता है। ये तो सही है ना कि उसके यहाँ अकूत संपत्ति बरामद की गई है, और अगर अकूत संपत्ति बरामदगी में सरकार ने जानबूझ करके अगर कोई निर्णय लिया है, जानबूझ करके जांच एजेंसियों को भेजा, तो ये तो सरकार बधाई का पात्र है। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हे सरकार, जो सरकार हो, योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, या हे इनकम टैक्स सरकार, आप देश के उन तमाम घरों पर छापा मारिए जहां पर ये 200-250 करोड़ की संपत्ति मिल जाए। मेरा पूरा का पूरा समर्थन आपके साथ है। मुझे अगर ये विश्वास हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आकर के कहेंगे कि सुनो राकेश परमार, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझ करके आयकर विभाग को और जीएसटी डिपार्टमेंट को बोला है कि जैन कह जाकर के छापा मार, मैं तो मोदी का फैन हो जाऊंगा, मैं तो फिदा हो जाऊंगा मोदी पर। कि अगर मोदी को इतनी मजबूत टिप मिली तो एक शरीफ शहरी होने के नाते भारत का एक स्वतंत्र नागरिक प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके पास भारत की नागरिकता है, तभी तो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो भारत का एक सम्मानित नागरिक होने के नाते उनका नागरिक धर्म भी है कि वो ऐसे चोरों को के चोरी को पकड़वावे। आयकर विभाग का तो एक कानून भी है कि अगर आप किसी चोरी को पकड़वाते हैं तो आपका कमीशन आपके घर आ जाएगा। तो फिर मैं समझ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के पास वो कमीशन चला जाना चाहिए, योगी के पास वो कमीशन चला जाना चाहिए 250-300 करोड़ रुपए का। अगर अखिलेश यादव का और सोनिया गांधी की बेटी का बात सही है तो, क्योंकि वो तो बिल्कुल ईमानदारी का काम किए हैं, राष्ट्रहित का काम किए हैं। शरद जी ने मुझे कुछ एडवाइस दिया, मैं चाहता हूं कि वो पढ़ूं। उन्होंने लिखा है कि किसका है ठाकुर साहब, किसी को आगे पता नहीं चल। शरद जी, मैं चाहता हूं कि आगे पता चले ना पता चले, जिस किसी के भी घर 200, 250, 50, 100 करोड़ रुपया की अवैध संपत्ति है, वो सब संपत्ति मेरा है भाई। राकेश परमार का है, शरद जी का है, अखिलेश प्रताप सिंह का है, आशीष प्रताप सिंह का है, भारत का नागरिक है, भारतवासियों का है, किसी का भी हो, भारत का पैसा है। उस पैसे पर भारतवासी का अधिकार है। वो किसका है महत्वपूर्ण नहीं है, वो चुनावी लाभ हानि आएगी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी है ना कि पैसा वो भारत के टकसाल में तो चला गया, क्योंकि वो जैन के घर से बरामद हुआ है। अगर वो पैसा जैन का है उसके लिए भी रद्दी हो गया। जैन अगर किसी राजनीतिक दल या कोई बड़ा अफसर या कोई माफिया डॉन या किसी, तो वो इतना बड़ा संपत्ति 3 आदमी के पास हो सकता है, हमारे नेताओं के पास हो सकता है, हमारे उच्च स्तर के मतलब हाई लेवल के अधिकारियों के पास हो सकता है, या स्मगलरों के पास हो सकता है। और ये तीनों ही लोगों का पैसा अगर आप बरामद हो गया तो उनके लिए वो रद्दी हो गया, किसी काम का नहीं। तो अब वो भारत के बैंक में जाएगा, भारत सरकार के पास जाएगा, भारत के काम आएगा। अच्छी बात है। वो किसका है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि 250-300 करोड़ रुपया बरामद हुआ, ये जरूरी है। और हम सब दुआ करें, अपने जांच एजेंसियों का हौसला बढ़ाएं कि इस तरह की धरपकड़ हर जगह हो, रोज रोज हो, चाहे वो जानबूझ के हो, किसी को टिप देने पर हो, तब भी कोई बात नहीं है। खैर, आज मुद्दा ये नहीं था। आज मुद्दा है कि क्या चुनाव रुके या प्रचार। आप सबों को पता होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी को एक एडवाइजरी जारी किया है, एक सुझाव दिया है, अनुरोध किया है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश का चुनाव टाल देना चाहिए। एक तो मैं अपने न्यायपालिका से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो चुनाव आयोग के मामले में दखल ना दे, हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि चुनाव हो ना हो इस बात की जिम्मेवारी हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग है। कहने को निष्पक्ष संस्था है, उस पर सरकारों का और राजनीतिक जो सत्ता में है उनका प्रभाव रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देश में हमारी कोई भी एजेंसी आप स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका तक भी नहीं है, क्योंकि वो भी कॉलेजियम सिस्टम से भर्ती होता है। उस पर कई तरह के बवाल और सवाल है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान पर आप बोल सकते हैं, अदालत पर नहीं बोल सकते।
तो मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं कोई एक्सेप्शनल थोड़े हूं। लेकिन ये काम चुनाव आयोग पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, हम सब भारतवासी हैं, मैं तो बल्कि उत्तर प्रदेश का मतदाता हूं, रहता बेशक दिल्ली में हूं, और हमारा जिम्मेवारी है कि हमसे पूछा जाए, हमारी राय ली जाए और हम जैसे और लोगों से राय ली जाए। तो मैं एक भारत का नागरिक, उत्तर प्रदेश का मतदाता होने के नाते अपना निष्पक्ष राय दे रहा हूं कि चुनाव तो रुक नहीं सकता और रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कार्यकाल पूरा होने से पहले अगली सरकार दे देना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी है और यही संविधान में लिखा है। चुनाव 2-3 कारणों से नहीं हो सकता है। पहला, देश में कोई आपातकाल स्थिति हो, विदेश से आक्रमण हो गया हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बिगड़ गई हो कि निष्पक्ष चुनाव के दूर दूर तक कोई गुंजाइश ना हो, तब जाकर के चुनाव टाला जा सकता है। ऐसी कोई स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रही है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की तो स्थिति जितनी सुधरी 1952 से लेकर, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी जो आज आई हुई है। इतनी बढ़िया, और माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश से भाग जाना और आम नागरिक के लिए उत्तर प्रदेश में जमे रहने जैसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई वजह नहीं दिख रहा है। आखिर संविधान के तहत ही तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। गवर्नर साहब आखिर राष्ट्रपति शासन और स्तुति के लिए क्या रिपोर्ट देंगे कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट एक निर्णय लिया है और कोरोना महामारी है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? तो राष्ट्रपति जी राज्यपाल से पूछेंगे ना कि भाई चुनाव, वो कोर्ट बंगाल चुनाव में क्या कर रहा था, बिहार चुनाव में क्या कर रहा था, तमिलनाडु में चुनाव हुआ तब क्या कर रहा था, गोवा में चुनाव हो रहा तब क्या कर रहा था, मणिपुर में चुनाव हुआ तब क्या कर रहा था, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुआ तब क्या कर रहा था? उस वक्त काहे नहीं कहा भाई? और उस वक्त नहीं कहा तो अब काहे कह रहा है? इस विषय पर तो विचार करना पड़ेगा। इसलिए चुनाव हो ना हो, ये बात तो चुनाव आयोग के ही जिम्मे छोड़ देनी चाहिए। हमारा स्वतंत्र राय है कि चुनाव तो जरूर हो, प्रचार बिल्कुल ना हो, क्योंकि कोरोना चुनाव होने से नहीं फैलता, कोरोना भीड़ भाड़ से फैलता है। और भीड़ भाड़ चुनाव में नहीं होता। चुनाव में तो मतदान केंद्र पर एक आदमी जाता है, चाहे बीमारी की स्थिति हो या ना बीमारी की स्थिति हो, बटन दबाने या मोहर मारने। हम तो तब से मतदान दे रहे हैं जब तो मोहर मारने की थी, और अब बटन दबाने तक मैं मतदान केंद्र में गया हूं। बटन दबाने वाले जगह पे तो हम अकेले ही होते हैं, कोई और होता नहीं है। चुनाव के रूम के अंदर जाने तक आदमी अकेला रहता है। एक आदमी पर्ची जांच करा रहा है, दूसरा अगला आदमी उंगली में स्याही लगवा रहा है, तीसरा आदमी बटन दबा रहा है। मतलब वहां भीड़ तो होती नहीं, भीड़ भाड़ होती है तो वो बिल्कुल लाइन लगी होती है। चुनाव आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हो जाना चाहिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग से लाइन में लगे, मतलब जो लाइन में लगे वो 1-1 फीट की दूरी पर लगे, हाथ को सैनिटाइज कर करके अंदर जाए और बटन दबा करके सैनिटाइज कर करके बाहर आए। इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है और इससे कोरोना नहीं फैलेगा। कोरोना फैलता है अनियंत्रित भीड़ जो चुनाव के रैलियों में आती है, उस पर रोक लग जानी चाहिए, उस पर पूर्णतः रोक लग जाना चाहिए। तब सवाल है कि फिर आखिर चुनाव प्रचार कैसे हो? आम राजनीतिक दल आम मतदाता को ये कैसे समझाएगा कि मेरी नीति तेरे लिए बढ़िया है? उसके विकल्प है, क्योंकि देखिए कोरोना के पहले हम लोगों को कहाँ पता चलता था कि हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। मतलब मैं अपने घर से बैठे बैठे अपने कंपनी में आदेश दे सकता हूं, मैं घर से बैठे बैठे अपने कोर्ट में प्रेजेंस लगा सकता हूं, मैं घर से बैठे बैठे कोर्ट में बहस कर सकता हूं, कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकता हूं, रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता हूं, रिटेन स्टेटमेंट दायर कर सकता हूं, रिजॉइंडर फाइल कर सकता हूं, रिटेन स्टेटमेंट जारी कर सकता हूं। ये कहाँ था पहले? इसके लिए हमको जाना पड़ता था। अब घर में बैठ के इसी मोबाइल से, जिससे मैं आपके सामने फेसबुक लाइव हूं, इसी से मैं कोर्ट में हो जाता हूं, इसी से मैं ऑफिस में नौकरी कर लेता हूं, इसी से बच्चे पढ़ लेते हैं। तो सब कुछ जब वर्क फ्रॉम होम हो गया है मोबाइल के माध्यम से, तो चुनाव प्रचार वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं? अब सवाल आता है कि भाई इस देश में 135 करोड़ से ऊपर की आबादी में क्या 135 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है? निसंदेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कहाँ दावा किया जा सकता है कि जब चुनाव प्रचार आपके मोहल्ले में होता है तो जितने लोग उस मोहल्ले में वो सबके सब चुनाव प्रचार में गए होते हैं? निसंदेह नहीं गए होते हैं। मैं ही किसी चुनाव प्रचार में आज तक नेता का भाषण सुनने नहीं गया। तो मैं मतदान करता हूं ना, मैं मतदान के लिए अपना विवेक से निर्णय लेता हूं ना कि भाई मुझे किस पार्टी को वोट देना है।
तो क्या वो मतदान में जो प्रचार नहीं जाएगा वो मतदान नहीं कर सकता? करेगा। उसका स्वयं का विवेक है, वो काम को देखेगा, वो नाम को देखेगा, वो दोनों में कंपैरिजन करेगा कि किस टाइम क्या था और वो चुनाव करेगा। बल्कि जिसके पास मोबाइल नहीं है, वो जो एकदम गरीब है, वो तो और ज्यादा स्पष्ट निर्णय लेता है। धूल मूल तो वो लोग होते हैं जो खाते पीते रहते हैं और जो संपन्न लोग हैं। तो आप उसके विवेक पर अतिक्रमण क्यों करें? उसको छोड़ दीजिए उसके भरोसे। मेरा मांग है भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और देश के सभी सरकारों से कि चुनाव प्रचार के तरीके पर विचार हो। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से प्रचार हो ताकि संक्रमण ना फैले। और चुनाव का तो चुनाव आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश है, उसका नॉर्म्स का पालन कीजिए, कोरोना से बचिए। तो वीडियो बंद करने से पहले एक ही प्रार्थना, एक ही अनुरोध कि चुनाव प्रचार पर पूर्णतः रोक लगे। कोरोना को देखते हुए चुनाव होने पर रोक ना लगे, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था में दरार पड़ेगी तो आगे की परंपरा गलत पड़ेगी। फिर हर छोटी मोटी बात के लिए आदमी अदालत जाएगा और जाकर स्टे ऑर्डर ले आएगा और स्टे ऑर्डर लेकर के अपने अपने मतलब का चुनाव कभी करवाने के लिए स्टे लाएगा, कभी रुकवाने के लिए स्टे लाएगा। इसलिए न्यायपालिका को सम्मान है और उनको सादर प्रणाम है, लेकिन चुनाव का काम न्यायपालिका से बेहतर चुनाव आयोग करेगा, क्योंकि वो उसमें स्पेशलिटीज है उनके पास, वो उसकी विशेषज्ञता रखते हैं, वही उनकी जिम्मेवारी है। अंत में मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप बीमारी से बचें। कोरोना संक्रमण से ज्यादा ये में कोरोना का संक्रमण है और ये ज्यादा खतरनाक है। तो कोई भी खतरे वाले चीज से आप बचें और बचाव का एकमात्र उपाय है भीड़ भाड़ में कम जाए, जरूरी से ज्यादा, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कम से कम नेताओं के बुलावे पर चुनाव के भाषण सुने तो आप बिल्कुल ही ना जाए, क्योंकि बीमारी वहां लगेगी। शाब्दिक बीमारी, वैचारिक बीमारी और कोरोना की बीमारी, इन सभी बीमारियों से बचना हो तो प्रचार से दूर रखिए, चुनाव से जरूर अपने आप को नजदीक रखिए, क्योंकि आपका मतदान ही एक स्वस्थ, सुंदर और शानदार सरकार देगा। जय हिंद, वंदे मातरम।